प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले इसको देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है इतिहास में जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। यानी एक ऐसा समय काल जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल आप लोग समझ गए हैं। अब जैसे कि आदि मानव, तो आदि मानव लिखना पढ़ना थोड़े ही जानते थे। उनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। उनका बर्तन, मिट्टी का बर्तन, पत्थर का बर्तन, पत्थर का औजार और पत्थर में जो कुछ कलाकृतियाँ वो लोग करते थे, पेंटिंग वगैरह करते थे, वो सब उस समय के जानकारी का स्रोत है। तो चलिए, प्रागैतिहासिक काल आप लोग समझ गए हैं। अब इतिहास, इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। चलिए अब आगे बात करते हैं, संस्कृति और बर्तन ये क्या है। देखिए, ये सारे के सारे प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां हैं। जैसे कि मालवा, मालवा जो आज का मालवा है, वहाँ से आदि मानवों का प्रमाण मिला है। अब आदि मानवों का प्रमाण मिला है, वहाँ भी एक संस्कृति थी, आदि मानव रहते थे, उनका खान पान, उनका रहन सहन, तो इसको सम्मिलित रूप से संस्कृति कहते हैं। तो मालवा संस्कृति, तो वहाँ पर बर्तन मिला है कैसा? काला और लाल। बुर्जुहम, जम्मू कश्मीर, धूसर बर्तन मिला है, धूसर तरह का। जोखे, जोखे से लाल बर्तन मिला है, जबकि दक्षिण नवपाषाण से चमकीला धूसर बर्तन मिला है। पूर्वी नवपाषाण, अगर पूर्वी नवपाषाण की बात की जाए तो भूरा लाल रंग का बर्तन मिलता है। चलिए दोस्तों, कुछ आगे चीज़ों को बात करते हैं और आगे हम लोग चीज़ों को और समझते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। और अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल का यहाँ पर लिखा हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है एक ऐसा समय काल जिस समय लिपि तो था, जिस समय लेखन कला तो था, लेकिन उस समय के लेखन कला को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर अगर आप जाइएगा, गुजरात में या महाराष्ट्र में भी कुछ स्थल है, राजस्थान में है, आज के पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर लिपियाँ हैं, भावचित्रात्मक लिपि है, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो ऐसे समय काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बात करते हैं ज्ञानी मानवों का समय। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस कब धरती पर आए? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। एक चीज़ और दोस्तों आप समझिए, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो डार्विनवाद है, डार्विन के विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार मनुष्यों का उत्पत्ति बंदर से हुआ और बंदर का ही क्रमागत विकास होते होते आदि मानवों का मतलब विकास हुआ, ज्ञानी मानव का विकास हुआ। तो ज्ञानी मानव का विकास 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण। यह पाषाण काल होता क्या है, जरा इसको देखिए। पाषाण मतलब पत्थर, एक ऐसा समय काल जब मनुष्य पत्थरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हुआ करते थे, उसको कहा जाता है पाषाण काल। चाहे वो शिकार करने में हो या पत्थरों की गुफाओं में रहने में हो, पत्थरों का ही सब कुछ लगभग रहा करता था। तो उस समय काल में मनुष्य का जो जीविका का साधन था, यानी मनुष्य शिकार करके ही जीवित रहा करते थे, और इसके अलावा शिकार को मनोरंजन के रूप में भी यूज़ करते थे। चलिए, पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर में आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। देखिए, पाषाण काल को मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं, पहला पूरा पाषाण, बाद में नवपाषाण। चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई, यानी मनुष्य कब से अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया? तो मनुष्य जो है अस्थायी निवास स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने नवपाषाण काल से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चीज़ों को। और सबसे पहले जब अस्थायी रूप से मनुष्य ने निवास शुरू किया, तो सबसे पहले किसको पालतू बनाया? तो सबसे पहले जो जानवर था जिसको पालतू बनाया गया वो है कुत्ता। पाषाण काल से मनुष्य धीरे धीरे धातु काल में पहुंचेगा, और जो सबसे पहला धातु का मनुष्य ने प्रयोग किया उसका नाम है तांबा। और तांबा से सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया? तो तांबा से मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया। और कहाँ से मिलता है ये कुल्हाड़ी? अतिरम पक्कम से मिलता है ये कुल्हाड़ी, जो पहला कुल्हाड़ी था जिसको मनुष्य ने बनाया था। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। और सबसे पहला जो अनाज का अवशेष मिला है वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, उसके भी पश्चिमी भाग से। और जो सबसे पहला फसल जिसको मनुष्य ने खेती के लिए प्रयोग किया वो था गेहूं। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया भोजन के लिए वो था चावल। चलिए दोस्तों, कुछ आगे चीज़ों को समझते हैं। और वो जो है कृषि का पहला उदाहरण, तो अभी हमने जस्ट बात ही किया मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और कुलडीहवा से सबसे पहले चावल का प्रमाण मिलता है, कुलडीहवा इलाहाबाद। आगे पलवरम, पलवरम से क्या मिलता है? तो
पुरापाषाण कलाकृतियों का खोज। सबसे पहले पुरापाषाण कलाकृतियाँ पलावरम से ही मिलता है। देखिए थोड़ा इसको समझिए, पुरापाषाण कलाकृतियाँ का मतलब क्या है। कलाकृति मतलब कोई आर्टिस्ट बनाया गया होगा, यानी कोई कलाकृति, जैसे मूर्ति हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गया। तो उस समय का देखिए मूर्ति तो शायद ही बनता होगा, पेंटिंग में पत्थर की गुफाओं में वो लोग पेंटिंग किया करते थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में अभी भी इस तरह की पुरापाषाण कलाकृतियाँ मौजूद है अभी भी भीमबेटका में। तो इसके अलावा भी और भी, जैसे कि पत्थर के जो हथियार होते थे उस पर भी कुछ डिज़ाइन वगैरह बना दिए जाते होंगे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। देखिए प्रस्तर का मतलब होता है, प्रस्तर का मतलब ही होता है पत्थर। तो पूर्व प्रस्तर युग यानी पाषाण काल के जो शुरुआती भाग है उस समय ज़्यादातर हथियार पत्थर के ही होते थे, कुछ हथियार लकड़ी के भी बनते होंगे। जबकि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में कहीं कहीं तांबा का प्रयोग मोटे तौर पर शुरू हो गया था। चलिए आगे चीज़ों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और एक अंग्रेज व्यक्ति हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने क्या किया, 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों का खोज किया। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, पुरापाषाण कालीन यानी जब आदि मानव थे वो लोग हथियार तो प्रयोग में लाते होंगे ना, तो उनके हथियारों को इन्होंने खोज निकाला। ठीक है, चलिए भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो ये थी, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ है, आज के पाकिस्तान में। चलिए आगे बात करते हैं। असम में एक बंदर मिलता है जिसका नाम है श्वेत भ्रू गिब्बन। ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है, यानी मनुष्य से काफ़ी इसका मतलब समानता है इसमें अभी भी। आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण युग का। ताम्रपाषाण का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा समय काल जब मनुष्य पाषाण यानी पत्थर का भी प्रयोग करता था और तांबे का भी प्रयोग करता था, उसको कहते हैं ताम्रपाषाण युग। और ताम्रपाषाण युग का जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती कहाँ से मिला है, इनाम गांव। तो क्वेश्चन रहेगा इनाम गांव का क्या खासियत है, तो ये है ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती। और इसका संबंध किस संस्कृति से है, तो जोरवे संस्कृति से। आप लोग ऑप्शन मार देंगे, मतलब ऑप्शन में जोरवे संस्कृति को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में आदि मानवों का, पाषाणकालीन मनुष्यों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो शिवालिक पहाड़ियों से। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा घाटी से। और एक और क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सिविल सर्विसेज यानी भारतीय नागरिक सेवा के एक अधिकारी थे ब्रिटिश काल में, रिजले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्या मतलब हुआ इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, शुरू में ही हमने बताया कि जो मनुष्य का पूर्वज थे वो अफ्रीका से भारत में आए थे, और मनुष्यों का उत्पत्ति आधुनिक विज्ञान के अनुसार, डार्विन के विकासवाद के अनुसार बंदरों से हुआ है। और धीरे धीरे जो बंदरों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा, बंदर पेड़ से नीचे उतरने लगे, और समय समय के अनुसार अलग अलग समय काल में, इवन लाखों वर्षों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा, और धीरे धीरे मनुष्य जो है अफ्रीका से बाहर निकलने लगा। आप कल्पना कीजिए कि आज से 50,000 वर्ष पूर्व कुछ लोग अफ्रीका से, कुछ लोगों का ग्रुप भारत पहुंचा होगा 50,000 वर्ष पूर्व। 1 लाख वर्ष पूर्व भी कुछ लोगों का ग्रुप अफ्रीका से निकलकर भारत पहुंचा होगा। 2 लाख वर्ष पूर्व कुछ लोग अफ्रीका से निकलकर रूस गए होंगे या चाइना गए होंगे, और फिर वहाँ से भारत आ गए होंगे। तो ऐसे लोगों का सम्मिश्रण हुआ और अलग अलग प्रजातियों का कहीं ना कहीं एक मतलब निर्माण हुआ भारत में। तो ये प्रजातियाँ होगी। प्रजातियों का मतलब यहाँ पर आप आज का जो जाति व्यवस्था है उससे मत कीजिए। मोटे तौर पर आप एक और तरीक़ा से समझ सकते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के लोगों का बनावट और उत्तर भारत के लोगों का बनावट, और जो जम्मू कश्मीर के लोगों का बनावट और जो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के लोगों का बनावट अलग अलग है। तो इस आधार पर प्रजातीय विभेदीकरण का मतलब कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले किसने किया, तो रिजले नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने किया।